वेलकम टू सी एस विद अदनान मोइन। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ कवर करने जा रहा हूं टॉपिक कोर, कैश एंड इंटरनल क्लॉक। ये आपके पेपर 1 कंप्यूटर सिस्टम के चैप्टर नंबर 3 हार्डवेयर के पहले सब टॉपिक की तीसरी हेडिंग है। इसमें हमने ये देखना है कि एक कोर क्या होती है, कैश का क्या मतलब है और कंप्यूटर के अंदर सिस्टम क्लॉक से क्या मुराद है, और ये तीनों कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट रखते हैं। आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक कोर क्या चीज़ है। अगर आप एक सिंगल कोर की बात करें तो एक सिंगल कोर और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कोई फर्क नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, बसेस और सिस्टम क्लॉक। ये पांचों कंबाइन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और ओवरऑल ऑपरेशंस जितने भी आपके सिस्टम के अंदर हो रहे हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर मैं एक सिंगल कोर यानी एक सिंगल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करूं तो एक वक्त में एक फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। अगर आपके पास एक प्रोग्राम जिसके अंदर फॉर एग्जांपल 100 इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी हैं और वो 100 इंस्ट्रक्शंस आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो आपका सिंगल कोर या फिर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच करेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड सो ऑन टिल 100 तक, आखिर तक। तो वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम फैच होगी, उसको डिकोड किया जाएगा, फिर एग्जीक्यूट कर देगा, फिर नेक्स्ट फैच। तो ये फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म करना इसी कोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्योंकि एक सीपीयू में अगर ये 5 ही कंपोनेंट है, इसके अलावा और कोई कंपोनेंट एक्स्ट्रा नहीं है, तो हम कहते हैं कि एक सीपीयू एक कोर रखती है और उसके साथ ये एक सिंगल फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं डुअल कोर की, 2 कोर हो, तो असल में सीपीयू तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर अब मेरे पास ये जो कंपोनेंट्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इंटरनल क्लॉक, बसेस और रजिस्टर्स, ये मेरे पास एक अलग चिप पर यहाँ मौजूद है। और इसी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक और बिल्कुल ऐसी ही चिप, एक और कोर मौजूद है। तो ये मेरे पास टोटल 2 कोर हो गई। तो अब मेरा माइक्रो प्रोसेसर एक वक्त में 2 फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। तो अब अगर मेरे पास 100 लाइंस या 100 इंस्ट्रक्शंस का एक प्रोग्राम है, तो फिर ये एक वक्त में 2 इंस्ट्रक्शंस फैच होंगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एट द सेम टाइम डिकोड और एग्जीक्यूट, फिर नेक्स्ट फैच। लेकिन यहाँ पर यह बात हमें समझनी चाहिए कि जब 2 इंस्ट्रक्शंस एक साथ फैच होंगी तो उसमें यह हो सकता है कि एक इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट डिपेंडेंट हो दूसरी वाली के ऊपर, तो उतनी देर में इसे कुछ ना कुछ वेट करना पड़ सकता है, या फिर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम भी थोड़ा सा आएगा कि कौन किस इंस्ट्रक्शन को पहले फैच करेगा और कौन बाद में फैच करेगा। उसके लिए भी थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है अगर आप 2 फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल एट द सेम टाइम कैरी आउट कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर मेरे पास क्वाड कोर हो, क्वाड कोर का मतलब यह है कि मेरे पास 4 कोर हैं ऑन अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप। 4 कोर हैं और हर कोर के पास अपना एएलयू, अपना सीयू, अपने रजिस्टर्स, अपनी सिस्टम क्लॉक और अपने बसेस, हर कोर की अपनी है। तो मेरे पास इस तरह के 4 अगर कोर मौजूद हैं एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो मैं 4 फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल एट अ सेम टाइम, एट अ सिंगल गिवन टाइम फैच कर सकता हूँ, डिकोड कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इन 1 क्लॉक साइकिल। अगर मेरे पास क्वाड कोर है तो आइडियली मैं 4 फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप 4 फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स एक वक्त में परफॉर्म करते हैं तो इनके अंदर कोऑर्डिनेशन का जो इशू डुअल कोर में था वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्योंकि अब ये हो सकता है कि इसकी फैच की हुई इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट ये वेट कर रहा हो, फिर इसका रिजल्ट 3rd इंस्ट्रक्शन वेट कर रही हो, और इसका रिजल्ट 4th इंस्ट्रक्शन, 4th कोर यहाँ पर हो, 4th फैच वो वेट कर रहा हो, और आपस में कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो माइक्रो प्रोसेसर्स इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाएगी, जिससे हमारी जो है वो सिस्टम रिसोर्सेज या फिर हमारे पास हीट जनरेशन, ये सारी चीज़ें थोड़ी बढ़ेंगी। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस फिर भी डुअल कोर के मुकाबले में क्वाड कोर के अंदर ज़्यादा होगी, क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, उसके अंदर ज़्यादा फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में एक वक्त में परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ओवरऑल मेरी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। लेकिन हाँ, ये जो आपस में कोऑर्डिनेशन है सही है, या फिर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, इसकी वजह से आइडियली स्पीकिंग मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी स्पीड सिंगल कोर के मुकाबले में 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं है, सही है। क्योंकि अगर मेरे पास एक सिंगल कोर थी तो मैंने कहा कि एक फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल एक वक्त में एक क्लॉक साइकिल के साथ, डुअल कोर है तो फिर 2 फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल एक क्लॉक साइकिल के अंदर। अगर क्वाड कोर है तो थियोरेटिकली या आइडियली एक सिस्टम क्लॉक के साइकिल में 4 फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म होने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, इससे स्पीड थोड़ी कम ही होती है। वजह यह है कि इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करना या फिर इनकी आर्किटेक्चर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझना और आपस में डिपेंडेंसीज, एक का रिजल्ट दूसरे पर डिपेंड करना या फिर तीसरे का रिजल्ट दूसरे के साथ डिपेंडेंट होना, इसकी वजह से हमारी स्पीड 4 टाइम्स तो नहीं बढ़ती, लेकिन कंपेरेटिवली डुअल कोर के मुकाबले में क्वाड कोर की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कोर्स बढ़ाते रहेंगे कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी, लेकिन परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। लेकिन परफॉर्मेंस गेन बिल्कुल इस तरह का लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा कि अगर आप कोर बढ़ाते रहें तो परफॉर्मेंस बढ़ती रहेगी, कोर बढ़ाते रहें परफॉर्मेंस बढ़ती रहेगी, ऐसी बात नहीं है।
कुछ इसके अंदर जो प्रैक्टिकली जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बजाय बिल्कुल स्ट्रेट होने के वो हमारे पास थोड़ी सी कर्व की फॉर्म में आती है। ये परफॉर्मेंस उस लिहाज से नहीं बढ़ती जिस लिहाज से हम कोर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ कोर्स हम बढ़ाते हैं तो उनके अंदर साथ साथ ओवरहेड भी बढ़ जाता है, सिस्टम की हीट जनरेशन बढ़ जाती है, सिस्टम की आपस में डिपेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो एक्चुअल कर्व होना चाहिए या एक्चुअल एक्सपेक्टेशन जो हमारी होनी चाहिए वो तो एक स्ट्रेट लाइन की होनी चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस जो है हमें कुछ डिग्रेडेशन की तरफ जाती हुई मिलती है, हमें कुछ नीचे की तरफ मिलती है। तो ये हमारे पास जो कम्युनिकेशन ओवरहेड आता है उसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर मैं आपको कोर और माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कोर और माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान रिलेशन क्या है, तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए कि फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि आपकी एक सीपीयू जो है, एक सीपीयू एक किचन है और आपकी कोर जो है कोर वो उसके अंदर एक खड़ा हुआ शेफ है। तो अगर आपके पास सिंगल कोर सीपीयू है तो इसका मतलब यह है कि किचन भी आपके पास एक ही है और उसके अंदर शेफ भी आपके पास एक ही है, तो कोर भी वन है और सीपीयू भी वन है। अब इस शेफ को आपने बहुत सारे काम दे दिए कि फॉर एग्जांपल बर्गर बनाना है, देन उसने बाद में पिज्जा बनाना है, दीज कुड बी योर प्रोग्राम्स और दीज कुड बी द डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस विद इन अ सिंगल प्रोग्राम, कुछ भी हो सकता है। तो उसने ये काम भी करना है, फिर उसने पिज्जा बनाना है, उसके बाद उसने नूडल्स बनाने हैं और उसके बाद उसने डेजर्ट बनाना है, कोई केक वगैरह बनाना है। तो अब ये करेगा क्या, ये पहले इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद ये वाला टास्क, फिर उसके बाद ये वाला टास्क और फिर उसके बाद ये वाला टास्क परफॉर्म करेगा। सही है, एक वक्त में इसकी लिमिटेशन यही है कि एक वक्त में ये एक ही काम कर सकता है और अगर ये मल्टीटास्किंग करेगा तो फिर वो बहुत स्लो हो जाएगी। यानी थोड़ा सा काम ये इस पर करे, फिर उसके बाद पिज्जा को थोड़ा टाइम दे, फिर उसके बाद नूडल्स को थोड़ा टाइम दे और उसके बाद डेजर्ट को थोड़ा टाइम दे, उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है काफी स्लो होगी। लेकिन अगर मैं ये करूं कि डुअल कोर कर लूं, तो डुअल कोर का मतलब ये है कि किचन तो आपका एक ही है, देखें सीपीयू आपका एक ही है, लेकिन अंदर काम करने वाले शेफ अब ये दो हैं। सही है, तो अब एक शेफ सूप बना सकता है और दूसरे शेफ को आप सैलेड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, तो दोनों सेम टाइम के ऊपर काम करेंगे। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है इनके साथ, वो ये है कि अब इन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज इनके दरमियान शेयर्ड हो सकती हैं। हो सकता है जिस चीज की जरूरत इस शेफ को पड़े उसी चीज की जरूरत इसको भी पड़े, तो इसको वेट करना पड़ेगा। सही है, उसका काम पूरा हो फिर उसके बाद ही रिसोर्स इसको मिलेगी। तो ये शेयर्ड रिसोर्सेज होती हैं, इसकी वजह से कुछ ना कुछ इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन जिसकी वजह से डिले आएगा। अगर मैं आपके साथ क्वाड कोर की बात करूं तो देखें क्वाड कोर सीपीयू के अंदर किचन तो एक ही है लेकिन उसके अंदर शेफ 4 हैं। तो अब ये चारों शेफ 4 डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सही है, आइडियली आपने इसको बर्गर बनाने को दे दिया, इसको पिज्जा दे दिया, इसको नूडल्स दे दिए, इसको डेजर्ट दे दिया, ये चारों डिफरेंट काम अलग अलग इनको असाइन कर दिए, लेकिन रिसोर्सेज तो शेयर्ड हैं, किचन तो एक ही है। इसके अंदर जो शेल्फ्स हैं, इसके अंदर जो कबर्ड्स हैं या फिर इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो कुछ इनके दरमियान शेयर्ड होंगे। इन दोनों को एक दूसरे की जगह अगर यूटिलाइज करनी है तो एक दूसरे का वेट करना पड़ेगा, कुछ कोऑर्डिनेशन इनके दरमियान होगी। तो सिंगल कोर मीन्स एक किचन एक शेफ, डुअल कोर मीन्स एक किचन 2 शेफ और क्वाड कोर सीपीयू मीन्स किचन तो एक ही है लेकिन उसके अंदर शेफ 4 हैं। अब अगर हमारे पास शेयर्ड रिसोर्सेज की बात करें तो आप अगर शेयर्ड रिसोर्सेज की बात करें तो देखें शेयर्ड रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं। शेफ तो आप बढ़ाते रहेंगे, मतलब आप कोर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ फॉर एग्जांपल ओवन है या फिर अदर टूल्स हैं, ये शेयर्ड हैं। फॉर एग्जांपल पेंट्री है वो शेयर्ड है, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शेयर्ड हैं। तो इनको आपस में कोऑर्डिनेशन तो करनी पड़ेगी, एक वक्त में वो शेयर्ड रिसोर्स किसी एक ही को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल इसने ओवन को ले लिया पहले, तो अब बाकियों में से अगर किसी को ओवन की जरूरत है तो उसको तो वेट करना पड़ेगा जब तक ये ओवन रिलीज नहीं करेगा इस शेयर्ड रिसोर्स को, ये शेफ या ये कोर रिलीज नहीं करेगा उस वक्त तक दूसरा इसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो अब इसको इस तरह से समझिए कि अगर हमारे पास एक कोर हो और एक सीपीयू हो तो इसकी मल्टीटास्किंग एबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन इसकी कोऑर्डिनेशन ओवरहेड इसके पास है ही नहीं, इसने अकेले ही काम करना है, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स ये दे सकेगा, इजी टू मेंटेन है, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सही है, ओल्ड आर्किटेक्चर है हमारा, ऐसे ही था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो हमने पढ़ा था कि फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, एक वक्त में हम एक ही पढ़ते आए थे। तो जितना भी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था वो सारा का सारा सिंगल कोर और सिंगल सीपीयू पर ही था। लेकिन जब आप डुअल कोर की बात करते हैं तो फिर डुअल कोर के अंदर क्योंकि आपने कोर्स बढ़ा दिए, शेफ बढ़ा दिए, तो फिर थोड़ी सी मल्टीटास्किंग तो बढ़ गई, एबिलिटी बढ़ गई, लेकिन अब ये उतना आसान नहीं रहा। रिसोर्सेज इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी शेयर्ड रहेंगी। एवरीडे यूज में ये काम हम करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ईजी वे है, स्मार्ट वे है टू डू थिंग्स, तो ये बात सही है। लेकिन अगर मैं क्वाड कोर करता हूँ तो क्वाड कोर के अंदर मेरी मल्टीटास्किंग एबिलिटी तो बहुत बढ़ेगी, लेकिन हमारे पास कोऑर्डिनेशन ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से मुझे इतना आसान नहीं है इसको मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल गेमिंग कंप्यूटर्स हैं या फिर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं फॉर वीडियो या फिर ग्राफिक्स, उसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारे पास क्वाड कोर या इस तरह की मल्टी कोर फैसिलिटी अवेलेबल होता है कि एक से ज़्यादा काम एक वक्त में मैं करवा सकूँ। अगर मैं ऑक्टा कोर की बात करूँ तो फिर ऑक्टा कोर के अंदर मीन्स शेफ तो 8 हो गए, कोर 8 हो गई, तो इसमें मल्टीटास्किंग एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई, वेरी हाई हो गई, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत बढ़ गई, ओवरहेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कोऑर्डिनेशन भी आपस में बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो उसके साथ हमें पता चलता है कि स्मार्ट सोल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, यानी कितने नंबर ऑफ कोर्स तक मैं अपने आप को लिमिट कर दूँ ताकि मेरा काम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ अचीव हो सके। अब इस सिनेरियो को मैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ या वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के साथ थोड़ा सा रिलेट करूँ तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि एक किचन मीन्स किचन रिजेंबल्स विद सीपीयू, शेफ रिजेंबल्स विद कोर,
इसी तरह टास्क जो है वो टास्क क्या होंगे, जैसे आपके प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस थी, वो टास्क वो डिशेज हैं जो इनको मैंने बनाने के लिए दी थी। आपकी कैश या रैम, स्टोरेज क्या है, स्टोरेज वो पेंट्री है जिसके अंदर सारी चीज़ें स्टोर करके इन्होंने यहाँ पर रखी हुई थी, सही है। इसी तरह आपकी क्लॉक स्पीड क्या है, क्लॉक स्पीड शेफ की स्पीड है, शेफ कितना तेज काम करेगा, तो जितना तेज ये काम कर सकेंगे, मीन्स जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना ज़्यादा जल्दी ये टास्क परफॉर्म कर लेंगे। तो आपकी जो क्लॉक स्पीड है वो असल में शेफ की स्पीड है। तो इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक CPU और कोर में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम ये समझते हैं कि कैश क्या चीज़ है, कैश मेमोरी क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। तो उसी किचन की एनालॉजी को हम उसी मिसाल को सामने रखते हुए ये बात समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक CPU है, एक CPU से डिफरेंट प्रोसेसिंग करवाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है, जो आपको चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों को होल्ड करने वाली पेंट्री वो काफ़ी दूर है। तो आपको यहाँ से जो है वो चीज़ें लेकर आनी है और यहाँ पर ही चीज़ें वापस रख कर आनी है। तो अगर ये काफ़ी डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो अगर मैं हर चीज़ रैम से यानी मेन मेमोरी से फैच करूं और हर चीज़ वापस इसी मेन मेमोरी में रख कर आऊं, तो मेन मेमोरी इस CPU से काफ़ी डिस्टेंस पर है, तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर इस शेफ को स्मार्ट वर्किंग करनी है तो वो क्या करे, वो एक सब पेंट्री, एक छोटा सा स्टोरेज अपने पास यहाँ पर रख ले। उस स्टोरेज के अंदर जो करंटली यूज्ड आइटम्स हैं जिनकी इसको फिलहाल फौरी तौर पर ज़रूरत है, वो एक ही वक्त में मेन पेंट्री से यानी मेन मेमोरी से यहाँ पर सब मेमोरी के अंदर स्टोर कर दे और फिर यहीं से इन चीज़ों को लेके यहीं से इन चीज़ों को वापस रख के इसी पेंट्री को, इस सब मेमोरी को यूटिलाइज करे। ये जो आपकी सब मेमोरी है, ये वाली मेमोरी, इसको हम कहते हैं कैश। ये हमारी कैश मेमोरी है, ये भी मेमोरी है, लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटी जगह है तो यहाँ से चीज़ों को पिक करना इस CPU के लिए बहुत आसान है, शेफ के लिए बहुत आसान है। यहाँ पर चीज़ें वापस रखना भी शेफ के लिए बहुत आसान है, कोई टाइम नहीं लगेगा, सही है, या वेरी वेरी लेस टाइम। ये यहाँ से चीज़ें पिक कर सकता है, यहाँ पर चीज़ें वापस होल्ड करवा सकता है। तो इस कैश मेमोरी से मुझे रैम में बार बार जाने और रैम से डेटा को बार बार फैच करने की मुसीबत से जान छूट गई। तो मैं हर चीज़ जो मुझे फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग रिक्वायर्ड है वो मैं मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कैश के अंदर कर लूंगा, एक ही मरतबा में वहां से सारी चीज़ें यहाँ पर ला के रख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट यहीं पर हम करते रहेंगे। तो ये आपका कैश है। अब एक कैश कहाँ पर होता है, देखें, एक तो है आपकी मेन मेमोरी रैम, जिसको हम प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, वो है हमारी रैम, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर से थोड़ा सा फासले पर है, बेशक ये फासला चाहे वो मिलीमीटर्स में ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये फासला काफ़ी है। हम क्या करते हैं, एक कोर को या एक माइक्रो प्रोसेसर को इसको डेडिकेटेड कैश दे देते हैं, यानी कि उसकी पेंट्री, एक सब स्टोरेज उसको डेडिकेट कर देते हैं। अब हमारी जो कैश है उसके भी 3 लेवल्स आ चुके हैं, एक लेवल 1 कैश है, एक लेवल 2 कैश है और एक लेवल 3 कैश है। मैंने पिछली स्लाइड में आपसे कहा था कि एक माइक्रो प्रोसेसर के पास ज़रूरी नहीं है कि उसके पास एक ही कोर हो सकता है उसके पास डुअल कोर हो सकता है उसके पास क्वाड कोर हो, 4 हो सकता है उसके पास ऑक्टा कोर हो, 8 कोर हो। तो हर कोर के जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो तो आपने याद रखने हैं कि हर कोर के पास 5 बेसिक कंपोनेंट्स तो हैं। ALU है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर्स हैं, सिस्टम क्लॉक है और बसेस है। हर कोर के ये 5 कंपोनेंट है। अब मुझे क्या करना था, एक कोर को ये सब स्टोरेज देनी थी, ये वाली। तो मैंने क्या किया, 2 कैश, 2 छोटी छोटी कैश हर कोर को डेडिकेट करनी। तो हर कोर की अपनी लेवल 1 और लेवल 2 कैश होती है, हर कोर की अपनी होती है। लेकिन इसी सिस्टम के अंदर एज कंपेयर टू लेवल 1 और लेवल 2 थोड़ी सी बड़ी स्टोरेज हम रखते हैं, उसको हम कहते हैं लेवल 3 कैश। ये लेवल 3 कैश शेयर्ड होती है अमंग मल्टीपल कोर्स। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम के अंदर अगर ये 4 कोर है, क्वाड कोर है, तो हर कोर की अपनी लेवल 1 कैश और लेवल 2 कैश होगी, लेकिन जो लेवल 3 कैश है वो उन चारों कोर के अंदर शेयर्ड होगी, ठीक है, जिसको हमने कहा था कि शेयर्ड रिसोर्सेज होंगी। मैंने आपके साथ शेयर किया था इस रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर कि अगर आप मल्टीपल कोर्स यूज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें शेयर्ड इन्वायरमेंट में यूज करनी पड़ेंगी, सही है। तो इसी तरह अगर मेरे पास मल्टी कोर इन्वायरमेंट में सिस्टम को चलाना है, सही है, कुछ चीजें तो मैं हर शेफ को डेडिकेट कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें उसे शेयर्ड रिसोर्सेज के तौर पर ही यूज करनी पड़ेंगी। तो ये लेवल 3 कैश वो शेयर्ड मेमोरी है जो है तो विद इन द CPU ही, CPU के अंदर ही है, सही है, CPU चिप के अंदर ही है। लेकिन अगर इसके अंदर एक से ज्यादा कोर्स हैं, फॉर एग्जांपल क्वाड कोर है, तो वो सारे के सारे इस कैश को शेयर करेंगे, ये वो शेयर्ड रिसोर्सेज हो गए। या फिर वो बसेस जो इस कैश से डेटा ला रही हैं और बाहर मेन मेमोरी में लेके जा रही हैं या मेन मेमोरी से यहाँ ला रही हैं, वो तमाम की तमाम बसेस भी शेयर्ड होती हैं अमंग कोर्स। इसके बाद हम ये समझते हैं कि सिस्टम क्लॉक क्या चीज़ है। इससे पहले मैंने आपको समझाया कि कोर क्या चीज़ है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैश क्या चीज़ है, और अब तीसरा और आखिरी टॉपिक हमारा कि सिस्टम क्लॉक क्या चीज़ है। इस सिस्टम क्लॉक को समझने के लिए मैं अपनी टोटल स्टोरी को 3 फेजेस के अंदर ब्रेक करता हूँ, सही है, 3 फेजेस के अंदर मैं आपको ब्रेक करके एक स्टोरी सुनाता हूँ। उसमें सबसे पहले चीज़ तो आप ये समझिए कि सिस्टम क्लॉक क्या है। अगर आपने कोई कभी मोबाइल खरीदा हो या फिर कोई माइक्रो प्रोसेसर परचेज किया हो या फिर कोई कंप्यूटर वगैरह परचेज किया हो, तो उसके प्रोसेसर के ऊपर अक्सर लिखा हुआ होता है 3.5 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 2.7 गीगाहर्ट्ज़। अब आपने कभी ये देखा कि असल में ये 3.5 गीगाहर्ट्ज़ क्या चीज़ है? तो दरअसल 3.5 गीगाहर्ट्ज़ इस क्लॉक की स्पीड है। इस क्लॉक का मतलब बिल्कुल टाइम बताना नहीं है, इस क्लॉक का मतलब ये वो क्लॉक नहीं है जो हम दीवार पे या फिर हम जो है वो घड़ी में टाइम देखते हैं।
बल्कि इस क्लॉक का मतलब ऐसे सिग्नल्स जनरेट करना है जो कंप्यूटर के बकिया तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन का काम करेंगे। वो कंपोनेंट्स रैम हो सकती है यानी कि मेन मेमोरी, या फिर सीपीयू के इंटरनल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। इन तमाम डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज करना यानी कि कौन कब क्या काम करेगा, ये सिस्टम क्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिस्टम क्लॉक क्या करता है, कंट्रोल बस के थ्रू इन टाइमिंग सिग्नल्स को पूरे कंप्यूटर में तमाम कंपोनेंट्स तक लेके जाती है और हर कंपोनेंट को ये बताती है कि उसे इस वक्त क्या काम करना है। आप इसको बिल्कुल इस तरह समझिए जिस तरह एक ट्रैफिक सिग्नल है जो किसी सेंट्रल हब के ऊपर लगा हुआ है। लेफ्ट टू राइट भी गाड़ियां आ रही हैं, फ्रंट बैक भी गाड़ियां आ रही हैं, क्रॉस में भी उन गाड़ियों को जाना है, तो हमारे पास बिलफर्ज 8 डिफरेंट पाथ हैं जिन पर गाड़ियां ट्रैवल कर सकती हैं। तो कभी 2 सिग्नल्स को खोलेगा, बाकियों को ऑफ कर देगा, फिर लेफ्ट और राइट वालों को ग्रीन कर देगा, वो गाड़ियां ट्रैवल करेंगी, बाकियों को ऑफ कर देगा। तो जिस तरह एक वक्त में ये ट्रैफिक सिग्नल सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को क्रॉस करने की इजाजत देता है जो आपस में क्लैश न कर दें। तो देखें, फॉर इसको मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। इसको आप एक मेटाफोर कह लीजिए या फिर एग्जांपल सिनेरियो कह लीजिए। उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ, कुछ के पास सेलो, वायलिन, पियानो, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ एक साथ बैठे हुए हैं। उनके सामने ये जो शख्स खड़ा हुआ है, इसके हाथ में ये जो छड़ी आपको नजर आ रही है, जो बेटॉन है, जो इसके पास है, और इस बंदे को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंडक्टर। सही, ये कंडक्टर क्या कर रहा है, ये इस बेटॉन को हिला तो रहा है। अगर ये इस बेटॉन को तेज तेज हिलाना शुरू कर देगा तो तमाम म्यूजिशियंस जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए हैं उनको बहुत तेज तेज काम करना पड़ेगा, और अगर वो इसको आहिस्ता हिलाना शुरू कर देगा तो तमाम के तमाम आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि तमाम म्यूजिशियंस बिल्कुल एक साथ एक ही वक्त में अपनी म्यूजिक को प्ले करते हैं, कोई आगे पीछे नहीं होता। ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। तो जस्ट लाइक कंट्रोल सिग्नल, सही है, ये अपने हाथ से कंट्रोल सिग्नल दे रहा है, इस कंट्रोल सिग्नल के साथ ये तमाम के तमाम अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं होता, सेम टाइम के ऊपर तमाम ऑपरेशंस कैरी आउट किए जाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में हर क्लॉक की एक बीट को एक क्लॉक साइकिल कहते हैं, और इस एक क्लॉक साइकिल के अंदर सीपीयू अपना एक फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल कंप्लीट कर लेता है। अगर ये क्लॉक सिग्नल ना हो तो कोई फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल नहीं होगा, और अगर ये क्लॉक सिग्नल एबनॉर्मल हो जाए, सिंक्रोनाइज ना रहे, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट टाइम के ऊपर डेटा बसेस के ऊपर भेजना शुरू कर देंगे, जिससे कोलिजन होगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा, किसी को किसी की बात समझ में नहीं आएगी। तो इस सिस्टम क्लॉक का बेसिक काम सिंक्रोनाइजेशन है तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान। अब जैसे जैसे आप क्लॉक स्पीड बढ़ाते रहेंगे, सही है, जैसे जैसे आप क्लॉक स्पीड बढ़ाते रहेंगे अंडर द लिमिट ऑफ देयर कैपेबिलिटी, यानी इनकी भी तो एक लिमिट होगी। अगर ये बहुत ज्यादा स्पीड अपनी कर दे और ये जितने भी म्यूजिशियंस हैं ये इस काबिल ही नहीं है कि इसकी स्पीड को मैच कर सकें, तो होगा क्या, इनकी म्यूजिक आगे पीछे होना शुरू हो जाएंगे। वो एक सिंक्रोनाइज्ड इन्वायरमेंट जो पहले इनके दरमियान था वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह सिस्टम क्लॉक के साथ भी है कि अगर आपकी सिस्टम क्लॉक फॉर एग्जांपल 3.5 गीगाहर्ट्ज है, गीगा मींस 10⁻⁹, तो अगर आपका सिस्टम क्लॉक इतने साइकिल्स एक सेकंड में 3.5 इंटू 10⁻⁹ साइकिल्स एक सेकंड में प्रोड्यूस कर सकती है, तो क्या इतने फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स बाकी कंपोनेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो फिर सिस्टम क्लॉक अपनी स्पीड को स्लो करेगी, ताकि जितने फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल विद इन अ सिंगल सेकंड आपका कंप्यूटर इस काबिल है कि परफॉर्म कर सके, उतने ही परफॉर्म होंगे। तो सिस्टम क्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम के तमाम को सिंक्रोनाइज भी करेगा और अपनी स्पीड को अंडर द लिमिट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स भी रखेगा। इतनी ज्यादा लिमिट स्पीड नहीं कर देगा कि बाकी उससे मैच न कर सके, और इतना भी स्लो नहीं करेगा कि सिस्टम की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन आ जाए। तो सिस्टम क्लॉक इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिंक्रोनाइजेशन। होपफुली आपको कोर, कैश और सिस्टम क्लॉक का काम समझ में आ गया होगा, और हर एक का इम्पैक्ट अपॉन द परफॉर्मेंस भी आपने ध्यान में रखना है। जब हम 5 पेपर क्वेश्चंस करेंगे तो हम देखेंगे कि इस अंडरस्टैंडिंग को यूटिलाइज करते हुए हम अपने आंसर्स कैसे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 पेपर्स के साथ। अल्लाह हाफिज।